नकल माफिया का अतिक्रमण। और चूंकि हम लोग विद्यार्थी युवा, उनकी चिंताएं, उस पर किसी भी देश का नीति नियंताओं का ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो जब भी ऐसी कभी गड़बड़ी होती थी पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल में, तो विद्यार्थी सड़कों पर उतरते थे और अलग अलग व्याख्याएं होती थी सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर। आप नकल के खिलाफ एक कानून लेकर आए और पुराने राजनीतिक टिप्पणीकारों को, जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह सरकार में, तो उस नकल अध्यादेश की याद आ गई। वो तो सिर्फ बोर्ड की परीक्षाओं के लिए था, ये सब तरह की परीक्षाओं के लिए। इसके किस तरह के परिणाम आए, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई? क्योंकि इससे पहले जब जांच हुई, आप ही की सरकार के आदेश से जो जांच हुई, कई वरिष्ठ नौकरशाह भी लिप्त पाए गए, उन पर गंभीर इल्जाम लगे कि वो इस पूरे नकल तंत्र के संचालन में भूमिका निभाते हैं। देखिए, नकल का जो ये अपराध था, ये 1 दशक से भी ज़्यादा समय से चल रहा था और इस नकल के कारण से मेहनत करने वाले, परिश्रमी, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां, उनका लगातार हक मारा जा रहा था। और ये नकल की बात बार बार आती थी, लेकिन इस पर जांच नहीं होती थी, न कार्रवाई होती थी। मेरे समक्ष भी ये बात आई तो हमने प्रारंभिक रूप से इसकी जांच करवाई, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था। और जब प्रारंभिक रूप से जांच में कुछ तथ्य सामने आए, कुछ चीज़ें आई कि इसमें गड़बड़ी हुई है, तो हमने निर्णय लिया कि हम इस पर जांच करवाएंगे। और जांच, ये छोटा है, ये बड़ा है, कौन अधिकारी कितना बड़ा है, कितनी किसकी पहुंच है, ये कोई मायना नहीं था। जांच केवल जांच थी, कार्रवाई केवल कार्रवाई थी। और उसमें हमने कार्रवाई का निर्णय लिया। 80 से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे चले गए। और इतना ही नहीं, इसके बाद हम नकल का अध्यादेश लेकर आए। केवल कानून बनाने से भी काम नहीं चलता, लेकिन कानून की शुरुआत करने से कुछ चीज़ें तो ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ जाती हैं। और इस नकल अध्यादेश के आने के बाद 5.5 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने अभी तक इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले लिया। और इसका जो सबसे बड़ा जो प्रभाव है या सबसे बड़ा असर है, वो ये हुआ है सौरभ जी, कि आज जो बेटा या बेटी जो परीक्षा में कई सालों से भाग ले रहे थे, उनका नंबर ही नहीं आता था, उनको स्थान ही नहीं मिलता था, क्योंकि उनके साथ धोखा हो जाता था। कभी नकल की भेंट चढ़ जाते थे, कभी पेन ड्राइव पर नकल हो जाती थी, कभी जहाँ से पेपर छपता था वहीं से लीक हो जाता था। अलग अलग तरीके से, कहीं से जो प्रश्न बैंक होता है, जो बनाने वाले लोग, वो भी उसमें सम्मिलित हो जाते थे। नकल अध्यादेश आने के बाद ये सब समाप्त हो गया और उसका असर ये हुआ है कि जो परीक्षार्थी एक परीक्षा में निकल रहा है, वो 3-3 परीक्षाओं में निकल रहा है, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा है। पढ़ने में अच्छा है, इसलिए एक में निकल रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो तीनों में निकल जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, आपके कांग्रेसी मित्रों की क्या प्रतिक्रिया रही? मैं खटीमा में मेरा बचपन बीता है जी। और वहाँ कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, इसके यूनियन के, कर्मचारी यूनियन के, सर्वेश पाठक जी। और मैंने देखा कि पिछले कई सालों से सर्वेश पाठक जी मुझे नहीं मिले हैं। एक दिन मैं अभी बीच में गया था, आज से लगभग 2 महीने पहले, तो सर्वेश पाठक जी मुझे मिलने आए। और मैं, जैसा मेरा पहले से रहता है, कि मैंने कहा, अरे भाई साहब पाठक जी, आप कैसे आए? बोले, भाई साहब आज तो मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, बताइए कोई काम हो? तो बोले, काम नहीं, काम तो आपने कर दिया हमारा। मैंने कहा, क्या काम? आपने तो मुझे कोई काम नहीं बताया था। तो बोले कि आप जो ये नकल का अध्यादेश लेकर आए हैं, मेरी बेटी, आपकी भतीजी जो है, वो मत्स्य विभाग का उसने एग्जाम दिया था और वो पास हो गई। कई सालों से तैयारी कर रही थी, पास नहीं हो रही थी, और उसने अपना वीडियो भी जारी किया है। तो इस प्रकार के एक नहीं, कई सारे इंसिडेंट हैं। एक अभी चमोली जिले का है, टिहरी का है, और भी आज कपकोट क्षेत्र से भी मुझे फोन आया कि कपकोट क्षेत्र से भी एक बच्चा 3-3 परीक्षाओं में एक साथ जो है निकल गया है। तो ऐसे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो एक परीक्षा में 3-3 में निकल रहे हैं। तब उस समय मुझे लग रहा था कि हमने ये निर्णय तो लिया है कि ये नकल अध्यादेश हम लागू कर रहे हैं, इसका कितना व्यापक असर होगा, ये उस समय में ध्यान में उतना नहीं था। लेकिन अब मुझे बहुत संतोष होता है कि जो काम ये हमने किया, ये बहुत ही हमारे बच्चों के लिए, और ऐसे माता पिता जो अपने बेटे को, बेटी को छोटी सी
कृषि का कार्य करके, अपना अनाज बेच के, अपना घर की सब्जी बेचकर, कोई दूध बेचकर, कोई घी बेचकर, या अपना ये छोटी सी दुकान से आमदनी करके अपने बच्चों को जो है पढ़ने के लिए भेजते हैं। और वो बच्चों के साथ इस प्रकार का जो काम हो रहा था, यानी धोखा हो रहा था उनके साथ, सरासर उनके साथ एक अन्याय हो रहा था, उन बच्चों को आज न्याय मिलने लगा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए जीवन की बहुत मैं कहूँ कि एक ऐसा कार्य है जिसके कारण से मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर ने हर किसी मनुष्य को किसी न किसी प्रयोजन के लिए भेजा होता है। मुझे लगता है कि भगवान ने ये प्रयोजन हम लोगों के हिस्से में लिखा होगा, और कहीं ना कहीं पर आप ये पूरा प्रक्रिया बता रहे हैं just one सर, question, sir.